स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर हम पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें तो वो मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मगर उसके बरक्स अगर हम स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड जैसे सिल्वर क्लोराइड है उसकी बात करें, जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी लगभग ना होने के बराबर है। उसके बहुत सारे फार्मूला यूनिट में से सिर्फ चंद एक फार्मूला यूनिट ऐसे होंगे जो पानी में सॉल्युबल होंगे, और जो पानी में सॉल्युबल होंगे आगे चल के वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर तकसीम हो जाएंगे। अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो आयंस प्रोडक्ट में है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो आप हमारे पास इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर सिल्वर क्लोराइड मौजूद है उसको हम रिएक्टेंट की सूरत में नीचे लिखेंगे। हमें इस बात का अंदाजा है कि जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो, यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल स्टेट्स एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे एक तरफ फिजिकल स्टेट सॉलिड है और दूसरी तरफ जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो एक्वस फॉर्म या सोल्यूशन की सूरत में है, तो ऐसी हालत में जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन नियरली रिमेन्स कांस्टेंट होती है, उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इट मींस कि केसी भी कांस्टेंट था, सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो केएसपी आएगा, नया कांस्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट is equal to concentration of silver ion into concentration of chloride ion, and it is equal to 1.6 multiplied by 10 to the power minus 10। इस सारी सूरत हाल को देख के हमें इस बात का अंदाजा होता है कि KSP is a equilibrium constant for the equilibrium that exists between solid ionic solute and its ions in a saturated aqueous solution, जो है इसको नाम देते हैं KSP का। क्योंकि केएसपी में बनने वाले आयंस की कंसंट्रेशन के हासिल ज़र्ब को कंसीडर किया जाता है, तो हम केएसपी को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन्वॉल्व्ड इन द इक्विलिब्रियम ईच रेज्ड टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कोएफिशिएंट्स का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि जरूरी नहीं है कि बनने वाले कैटाइन और एनाइन की तादाद एक जैसी हो, मुमकिन है कि वो एक जैसी हो जैसे सिल्वर क्लोराइड का केस है, या किसी और केस के अंदर इनकी तादाद एक दूसरे से कम या ज्यादा हो सकती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में दूसरी एग्जांपल की बात करें, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, अगर इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम है। ये आयनों में होगा तकसीम जरूर, मगर उनके चांसेस बहुत कम होंगे, लिहाजा इसकी केएसपी की वैल्यू उससे भी कम है, 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the - 11। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम फास्फेट की बात करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी भी उसी तरीके से होगी, कैल्शियम आयन बनेंगे, फास्फेट आयन बनेंगे, उसी तरीके से केएसपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैल्शियम आयन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द फास्फेट आयन इज इक्वल टू 2 multiplied by 10 to the - 29। केएसपी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरीके से अगर हम सॉल्युबिलिटी को और केएसपी को इकट्ठा लेके चलने की कोशिश करें तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किसी उस सॉल्यूशन में मौजूद किसी दूसरे सॉल्यूट या उससे बनने वाले आयंस की कंसंट्रेशन से अफेक्टेड हो सकती है। उसके नतीजे में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा या कम हो सकती है, मगर जो केएसपी है उसके बरक्स एक मुकम्मल तौर पे कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। एप्लीकेशंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसकी एक से ज्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, और इसके एक से ज्यादा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कैटाइन एनाइन रेशियो 1:1 हो, 1:2 हो सकती है, 1:3 हो सकती है। फॉर एग्जांपल पहला केस है फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट सच एज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लेड सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट। इसमें अगर डिटेल में हम सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, जब इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन है। अब सिल्वर आयन की तादाद भी एक है, क्लोराइड आयन की तादाद भी एक है, दोनों की सॉल्युबिलिटी को अगर एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ एस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एस, दैट इज सॉल्युबिलिटी।
इट मीन्स के S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। गोया अगर हमें सॉल्युबिलिटी का पता हो तो हम उससे KSP कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर KSP का पता हो तो हम उससे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका दूसरा केस है फॉर 1,2 इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज कैल्शियम फ्लोराइड, लेड क्लोराइड। ऐसी हालत में अगर लेड क्लोराइड की बात करते हैं तो लेड क्लोराइड जो है ये ब्रेक होता है एक लेड आयन में और 2 क्लोराइड आयन के अंदर। और अगर इसका KSP लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन इनटू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन यहां पे एक की बजाय 2 है। अगर हम लेड आयन की कंसंट्रेशन को S से, क्योंकि वो एक है, और क्लोराइड आयन क्योंकि 2 हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को 2S से लिखे, तो जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4S क्यूब होगी। और S क्यूब को अगर एक साइड पे निकालेंगे तो वो बराबर होगा KSP ओवर 4K, या S इज इक्वल टू KSP और 4 क्यूबिक रूट के बराबर होगा। इसका मतलब यहां भी वही मामला है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी का पता हो तो KSP कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर KSP का पता हो तो इससे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। इसकी तीसरी टाइप है फॉर 1,3 इलेक्ट्रोलाइट सच एज फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्रेक करता है एक फेरिक आयन में और 3 हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। इसका KSP लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन एंड क्यूब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो फेरिक आयन की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। अगर फेरिक आयन S के बराबर है तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो 3S के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो वैल्यूज को पुट करने के बाद KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S into square of the concentration of 3S, या KSP is equal to 27 into S power 4 होगा, या S power 4 is equal to KSP over 27, या S is equal to this value। it means कि अगर आपको KSP का पता हो तो आप solubility कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस केस में अगर solubility का पता हो तो आप उससे जो है KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक इसकी एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट के हवाले से देखें तो सोडियम क्लोराइड जो टेबल साल्ट है उसके अंदर इंप्योरिटीज हो सकती हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड वगैरह हो सकते हैं। उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में ये सब कुछ हल हो जाएगा, मगर जब उसके अंदर HCl डालेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड होगा वो रिवर्स में जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू है वो HCl की निस्बत कम है। नतीजा ये निकलेगा कि ये सॉल्युबल से इनसॉल्युबल होके अलग हो जाएगा। इसको हम आसानी से वहां से अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास साल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स हैं, उन रेडिकल्स की डिटेक्शन के लिए और खसूसी तौर पे उनकी ग्रुप डिटेक्शन के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वें ग्रुप के लिए हम इसको यूज कर चुके हैं, और उस डिटेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे KSP की बुनियाद पे हो सकता है। लिहाजा उसकी डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट में कर चुके हैं।